मुंबई एक्टर्स के लिए आज़ादी से रहने का लाइसेंस है। आजकल के कुछ बच्चे बहुत जल्दी वो एक दो काम कर लेते हैं, उनको लगता है कि स्टार हो गए और उनका बिहेवियर उस तरीके का हो जाता है। OTT जो है देखा जाए तो एक तरीके से कोविड की देन है। आज तक लोग बाग सरकार के पहले सीन को याद करते हैं। पहला सीन है सर, बच्चन साहब का इंट्रोडक्शन है। जैसे ही राम गोपाल वर्मा हटे तो उससे बच्चन साहब ने कहा कि डोंट एग्जर्ट योरसेल्फ। शाहरुख खान साहब के साथ भी आपने काफ़ी काम किया है। बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर उसको कहीं लगता है कि कहीं वो फंस रहा है तो इमीडिएटली एक ऐसा ह्यूमर क्रिएट करेगा कि वो बात को गायब कर देगा। जैसे कि एक बार जावेद साहब ने कहा था कि सरकार हुजूर आप कुछ भी कर ले, आप कभी हीरो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? आप सारी ज़िंदगी कंधे रहेंगे, क्योंकि हीरो को एक कंधे कुछ कंधों की ज़रूरत होती है। आमिर करता है कि करेक्टर जितना पकड़ कर रखा जा सकता है उतना पकड़ करके रखें। काफ़ी सारी कोशिश सलमान साहब भी करते हैं। अच्छा, सलमान खान करने लगे जो ऐसा मुझे लगा कि वो करने लगे, जबकि उनको मालूम है बिकता उनका कुछ और है। योगी आदित्यनाथ जी अब एक पहल कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नोएडा में एक फिल्म सिटी बनाई जाए। डिफिकल्ट है यार, इतना उसके लिए बहुत बड़ा आपको इस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। यहाँ यूनियन है। जीवन में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपनी अंतर्मन की आवाज हमेशा से सुनते हैं और उन्हें अपनी लाइन भी दिखाई देती है। दुनिया लाख कोशिश कर ले लेकिन वो सच का साथ नहीं छोड़ते और अपनी ईमानदारी की बदौलत अपनी किस्मत को खुद लिखते हैं। आज के हमारे जो फनकार हैं वो भी कुछ इस तरह हैं। मथुरा से मुंबई तक का सफर भले ही उनका आसान ना रहा हो, लेकिन अपनी सच की लाठी और ईमानदारी के साथ उन्होंने मुंबई में अपना घर बना ही लिया। उनके स्वागत में मुझे बशीर भद्र साहब की एक शेर याद आ रहा है और वो कुछ इस तरह है। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिलाकर। और वो हमारे खास मेहमान हैं आज, वीरेंद्र सक्सेना सर, जो आज हमें अपना समय दे रहे हैं और हमें बड़ा मजा आ रहा है। आपसे मुलाकात हुई है। हाँ, तो सर जैसा मैंने कहा कि बशीर भद्र साहब का जो शेर है आपने एकदम उल्टा कर दिया है। आप आज भी उसी गर्मजोशी से मिलते हैं, उसी प्यार मोहब्बत से सबको अपने पास बुलाते हैं। मैं एक उदाहरण हूँ क्योंकि मैं सर को बहुत समय से जानता हूँ और सर हमेशा उस गर्मजोशी से मिलते हैं। तो सर ये उल्टा कैसे? उल्टा कुछ नहीं, मुझे लगता है कि आप कहीं भी चले जाए जो अपना सच है जी उससे अलग नहीं हटना चाहिए। आप अगर नए शहर में जाकर के, वो लोग कहते हैं ना कि इफ यू आर रोम बिहेव लाइक ए रोमन्स, जी मैं उसमें बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है कि आप कहीं भी हों आपको अपनी औकात में रहना चाहिए। और सर 30 साल से ऊपर का सफर है आपका इंडस्ट्री में, और जैसे हमने इस एपिसोड का नाम रखा है ईमानदारी, और आपने इसकी लाठी पकड़ के आप चलते आए हैं, तो कितनी कारगर साबित हुई है ये ईमानदारी आपके इस प्रोफेशन में? इसका फायदा भी हुआ है और नुकसान भी हुआ है। इसके दो कारण हैं, क्योंकि बम्बई जो है एक बहुत कॉमर्शियल प्लेस है जी। यहाँ पर आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, अपने आप को बेचना आना चाहिए। आपने जरा सा काम किया, एकदम चाहो कोशिश करो पैसे दो, अखबारों में छपवा दो अपने आप को, जिससे कि लोग आपको जाने लगे। ये भी सच है। एक ऐसा है कि अपना काम करते रहो, आज नहीं तो कल लोग बाग आपको समझ लेंगे। दूसरी बात एक और कि यहाँ मतलब सच होना, बहुत सारे लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे। बिल्कुल, काम के लिए इंसान बहुत चीजें बदल देता है अपने स्वरूप की। जैसे ईमानदार होना एक अपना स्वरूप है एक इंसान का। वैसे भाई बहुत लोग होते होंगे जो ठीक है ईमानदारी जाए तेल लेने, काम जरूरी है, बट आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए आपसे ये सवाल है। उसका एक रीजन क्या है कि मैंने जैसे कि आज तक कभी किसी से रोल नहीं मांगा, कभी किसी की ऑफिस काम मांगने के लिए नहीं गया। एक कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये कह दे कि मैं ये घर में आकर के, मेरे ऑफिस में आकर के विरोध ने रोल मांगा। एक बार सिर्फ मैंने नीरज पांडे को एक मैसेज किया था
कि यार आई वांट टू डू ए फिल्म विद यू। उसने कहा विदु जी कल सुबह ऑफिस आ जाओ, और मैं चला गया और मैं रोल कर रहा था। जी मतलब ऐसा नहीं है, जैसे मेरे दोस्त है सुधीर मिश्रा, जी उससे मैं कभी भी कह देता हूँ कि साले तुमको शर्म नहीं आती, मेरे को नहीं, मुझे काम नहीं देती हो। वो एक पर्सनल रिलेशनशिप है, क्योंकि मैं और सुधीर मिश्रा ने साथ साथ थिएटर किया है, जी साथ साथ थिएटर किया है, और हमने बाकायदा कि तुम NSD ज्वाइन कर लो और तुम ये कर लो, अपन इस तरीके के ग्रुप में थे। और सर जैसे एक शब्द है मुझे बहुत पसंद है अंग्रेजी का, वो है द कॉर्नर स्टोन। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, आप इंडस्ट्री के कॉर्नर स्टोन हैं, आपकी बहुत अहम भूमिकाएं रही हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री ने वो आपके साथ रेसिप्रोकेट किया है? नहीं, उसके लिए एक इंडस्ट्री दरअसल क्या है, इंडस्ट्री को ज्यादातर लोग लाउड चाहिए होते हैं। लाउड आप देखें, जो लाउड परफॉर्मर्स नहीं है वो बहुत कम वर्कआउट किए हैं। अच्छा। आप जैसे कि साउथ वाली थी, आप एक्टिंग करिए बॉम्बे में, आपको बहुत जल्दी लोग जानने लगेंगे। साउथ की तरह की एक्टिंग, लेकिन ऐसा नहीं है, साउथ में बहुत अच्छा काम होता है, बहुत सटिल काम भी होता है, लेकिन साउथ की किस्म की एक्टिंग, इसलिए मैंने कहा बड़ा गलत शब्द है, गलत एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर वहाँ पर थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस थोड़ी सी लाउड होती हैं। यहाँ भी होती है, बहुत सारी जगह पे होती है। तो यहाँ पे जो लाउड परफॉर्मर्स हैं वो जरा जल्दी लोगों की नॉलेज में आ जाते हैं, बजाय उसके कि जो सटिल है। मेरा अपना ऐसा मानना है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग सटिल काम करने वाले कितने सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मेरा एक ऐसा मानना है कि आप जब फिल्म में एक्ट करें तो आपको लोग भूल जाएं कि आप वीरेंद्र सक्सेना हैं, उनको आप वही लगे जो कि आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जी। कि जब वो जाएं घर तो उनको आपका नाम याद नहीं हो, आपका कैरेक्टर याद हो। ऐसा मेरा मानना है। वो ज़्यादा एक अच्छी परफॉर्मेंस है कि आप किसी के अंदर कितनी गहराई तक चले गए कि आप कैरेक्टर बन के रह गए, बजाय इसके कुछ लोग कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा करें कि वो ऐसे दिखें कि वो कौन है, उनका नाम क्या है। तो रिपोर्ट कार्ड आप खुद ही डिजाइन करते हो अपना? कौन सा? अपने एक्टिंग का रिपोर्ट कार्ड, ये अच्छा था ये बुरा था? वो तो आपको खुद ही पता लग जाता है। आपको जब काम कर रहे होते हैं आपको साथ साथ दिखता है कि क्या हो रहा है। आपको ये भी दिखता है कि फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी। आपको ये भी दिखता है कि किस तरीके का काम हो रहा है, जो कि दिखना भी चाहिए। आपको ये भी दिखता है कि इस डायरेक्टर के साथ कैसे काम करना चाहिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ये किस तरीके का काम चाहता है, ये आपसे उस तरीके का काम नहीं चाहता जैसा आप करते हैं, इसको जरा और दूसरी किस्म का चाहिए। तो ठीक है भाई, अब मजबूरी अपन कर रहे हैं तो कर रहे हैं। हमारे एक डायरेक्टर थे, वो उनके साथ मैंने एक सीरियल किया था, वो 1-1 घंटे के सीरियल करते थे, उनका नाम नहीं लूँगा मैं। उन्होंने एक बार मुझसे कहा, मैं रमेश शर्मा जी की डबिंग करके निकल रहा था, अरे यार वीरू यार तू मेरा यार एक एपिसोड कर लिया, ये वो एक एपिसोड ही काम कर दिया। मैंने सर मैं आपके साथ नहीं करूँगा, आपके यहाँ बड़ा लाउड काम होता है। और नहीं तू, मैं बिल्कुल वही करूँगा जो तू करेगा, तू आ जा। हम जब गए तो 1 दिन बाद की परफॉर्मेंस के बाद वो ऐसा दिखाने लगे कैमरा लेकर के जैसे कि ही इज़ नॉट हैप्पी विद मी, तो मुझे वही करना पड़ा जो वो चाहते थे। ठीक है, ख़त्म हो गई। 3 साल बाद उन्होंने फिर मुझसे एक बार कहा, मैंने कहा सर मैं नहीं करूँगा, मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है। बोला तेरी कसम इस बार मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। और दोबारा भी उन्होंने मुझसे वही करवा लिया जो कि वो करवाना चाहते थे। तो क्या हुआ, हमारी दोस्ती रही, लेकिन वो काम वर्क जो रिलेशनशिप थी वो खत्म हो गई कि भाई यार नहीं खाती यार। तो जैसे आप कह रहे हो सर, थिएटर से भी बहुत गहरा वास्ता है, किताबें लिखना पढ़ना, पेंटिंग्स आपका हमेशा शौक रहा है। NSD जैसी इतनी प्रतिष्ठित संस्था से आप पढ़कर आए हैं। अगर हम बात करें 2023 आ गया, आज की जो अभिनय शैली है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कितना बदलाव है? देखो, मैं एक बात से बहुत डिफर करता हूँ लोगों से। बहुत से लोग एग्री नहीं करते, बहुत से लोग नाराज भी हो जाएंगे। कभी भी कोई एक्टिंग करने की थ्योरी नहीं हो सकती, कोई थ्योरी नहीं हो सकती। हर आदमी के जो अपनी जिंदगी के अनुभव हैं वो ही आपकी परफॉर्मेंसेस में दिखते हैं। आप किन लोगों के बीच में रहे हैं जी, और उनसे क्या लर्न किया है, वही आपकी परफॉर्मेंस में दिखता है। इसीलिए एक कैरेक्टर को देखने का तरीका
हर किसी एक्टर का एक अलग तरीके से होता है। मैं जब शुरू में काम करना शुरू किया, ये अभी भी बहुत सी बात, मैं स्क्रिप्ट को कम से कम 10 बार पढ़ता हूं कि सिर्फ अपने आप को समझने के लिए नहीं, बाकी और कैरेक्टर्स को भी समझने के लिए, जिससे कि मैं जो कुछ भी करूं कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे कुछ करने से फिल्म को नुकसान हो। मैं हमेशा कुछ ऐसा करूं कि फिल्म को फायदा हो, फिल्म के दूसरे कैरेक्टर्स को फायदा हो, उनकी भी मैं हेल्प करूं। सारे लोग मिल करके एक फिल्म को बनाते हैं ना, एक कैरेक्टर नहीं होता। एक फिल्म का हीरो जो है वो फिल्म नहीं चलाता, गलत फहमी में नहीं रहता। हमेशा फिल्म को बहुत सारे लोग मिल करके चलाते हैं, वो उसको बनाते हैं। जैसे कि एक बार जावेद साहब ने कहा था कि सरकार हुजूर आप कुछ भी कर ले, आप कभी हीरो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? आप सारी जिंदगी कंधे रहेंगे, क्योंकि हीरो को एक कुछ कंधों की जरूरत होती है। उन कंधों के नाम पर आपकी हमेशा जरूरत पड़ेगी, आप सारी जिंदगी कंधे बन के रहिए। मसलन वेंसडे का रोल आपका आई थिंक इतना सेंट्रल है वो, जहाँ से फिल्म शुरुआत हो रही है। अब ये पागल ऐसी बातें बोलने क्या कभी। अब जा घर जाकर अपनी बीवी को सॉरी बोल, वरना अगली बार नमक की जगह कुछ और डाल दिया ना, समझ गया ना? हाँ, हंसते हंसते रहने का। चल। सरकार भी ऐसी फिल्म है जहाँ पर आपने, सरकार तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। मैं उन दिनों जस्सी कर रहा था, तो मेरे पास, मैं उससे पहले शूल कर चुका था जी, तो मेरे पास खबर आई कि राम गोपाल वर्मा आपसे मिलना चाहती है एक रोल के लिए। तो मुझे पता कौन सा वाला कैरेक्टर है, मुझे पता लगा मैंने कि नहीं करूँगा। दोबारा से खबर आई, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। तीसरी बार उनका एक असिस्टेंट आ गया, उन्होंने कहा सर एक बार आप मिल कर लो। उससे पहले मैं राम गोपाल वर्मा से एक बार मिल चुका था, वो एक फिल्म कर रहे थे, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, शायद दौड़ नाम था उसमें। जी, वो भी उन्हीं की है जी, संजय दत्त और उर्मिला मलिक। मैं इतने दिनों तक हम लोग वहाँ रहे वाइजैक में, इतना पानी पड़ा कि हमारा काम ही नहीं हुआ। मैं लौट करके आ गया। मैं वो एक नीरज बोहरा करके एक लड़का, जी जी जी, नीरज करके एक लड़का नहीं था जिसकी डेथ हो गई, जो जी जी डायरेक्टर भी है, डायरेक्टर भी था जो है, फिर हेरा फेरी में भी। हाँ। हम दोनों आए, माथे तो हमने ट्रेन पकड़ी, हैदराबाद से अपने को पकड़ाना, मैंने यहाँ पे आ गए। जब दोबारा तो उस काम के लिए बुलाया, उस दिन मैं दुबई जा रहा था शूट करने, मैंने सर मैं नहीं आऊँगा, तो मैंने फिल्म नहीं की थी, लेकिन मेरी उनकी वो वाली जानकारी थी। जब मैं गया तो लगा कि उन्होंने मेरे लिए खाना अरेंजमेंट कर रखा था, तो राम गोपाल वर्मा के साथ मैंने खाना खाया। मैंने कैसे खाना खाइए, बोला रोल तो आपको करना पड़ेगा। क्या बात है। बोला बताओ कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा मैं क्या पैसे मांगू सर, आपने ऐसी बात बोल दी, मैं क्या बोलूँ। लेकिन उन्होंने मुझे उस वक्त के हिसाब से, मेरे हिसाब से काफ़ी सारे पैसे दिए, जो कि मेरी औकात नहीं थी उस वक्त। उन्होंने कहा कि, और फिर जब सीन किया मैंने, तो सीन लिखा हुआ कुछ और था, उन्होंने दूसरे तरीके से शूट किया, और मैंने जो बोला है और जो मैंने वॉइस ओवर है, जी जी जी, उन्होंने मालूम वॉइस ओवर के लिए क्या कहा, उन्होंने एक लिखा हुआ वॉइस ओवर दिया और कहा इसको हटा दो, अब आपको जो बोलना है वो बोलो। क्या बात है। और ये पूरी की पूरी वॉइस ओवर जो है वो मेरा उसी ब्लाइंड स्कूल में हुआ है। ऐसा नहीं कि स्टूडियो में जाके किया हो, जहाँ वो शॉट लिया गया, जहाँ वो शॉट लिया जी, था, जी, उसी जी, में ऊपर एक हॉल जी जी था, जहाँ क्या बोलो, और बोला आप जब बोलोगे तो आपकी बात दिल से निकलेगी, आप लिखे हुए को मत पढ़ो। लेकिन वक्त आउट, आज तक लोग बाग सरकार के पहले बिल्कुल बिल्कुल पहला सीन है सर, बच्चन साहब का इंट्रोडक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग था वो। इन लोगों ने अदालत को यकीन दिला दिया कि मेरी बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। आई थिंक राम गोपाल वर्मा के जी के बारे में बहुत चीजें बोली जाती है, बट जबकि उसकी एक और इंटरेस्टिंग नजर आऊँ, जब सीन कर रहा था तो मेरी आंखें भर जाती थी, मेरी बैग थी जी, जैसे ही राम गोपाल वर्मा हटे तो उससे बच्चन साहब ने कहा कि डोंट एग्जर्ट योरसेल्फ, यू आर नॉट इन द फ्रेम। मैंने कहा आई नो इट सर। राम गोपाल वर्मा को आइडिया हो गया, मैं खटाक से मुझे अलग बुलाया, उन्होंने कहा
किसी की बात में बताना, आप ऐसा करना, ये मेरी जरूरत है। वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म मेकर्स। हाँ, वो मुझे राम गोपाल वर्मा बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने जो भी काम किया, मतलब वो ईमानदार आदमी था। क्या बात। वो झूठ नहीं बोलता था, वो जैसी भी फिल्म बनाता सच बोलता है। और उनका एक बहुत अच्छी तरकीब क्या है राम गोपाल वर्मा के साथ, बहुत बढ़िया बात है। सीन हो गया, आपको बताएगा नहीं सीन हो गया, सर एक बार और करते हैं, सारे कैमरे और लेंसेज बदल जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा, आपको लगेगा अभी सीन शुरू भी नहीं हुआ, और वो कहेगा सीन ओवर। आज के दौर की बात करें, जहां हम हिंदी सिनेमा की हम बात करें, कितना बदलाव आपको लगता है, खासकर व्हेन यू टॉक अबाउट स्क्रीन प्ले राइटिंग, टेक्निकलिटीज, डायलॉग्स, स्टोरी राइटिंग, आपको लगता है वो ये बदलाव आया है और ये बदलाव अच्छा है? वंस अगेन ऐसा तो नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से बदल गया, लेकिन चीजें बहुत बदल रही है, बदलनी चाहिए। अच्छे काम करने वालों में बहुत पुराने लोग थे, बहुत अच्छा काम करते थे। लेख जी के साथ आप काम करो, जी जी जी, आपको इतना अच्छा लगता था कि एक बाप है उसके साथ आप काम कर रहे, फादर है बिल्कुल। और वो जैसे कि मैंने और शाहरुख साहब का जो पहला सीरियल था जी, जो कि दिल दरिया फौजी जी, नहीं था पहला, जी जी, दिल दरिया था, फौजी रिलीज पहले हुआ बिल्कुल। था, जी शाहरुख वाज माय सन, जी जी, टेट माय सन। तो हम जब वो आते थे, वो सीन पढ़ते थे, वो पढ़ते थे, चल यार ये क्या सीन हुआ, सीन फाड़ देते थे, बोले करो ना सीन को। मतलब वो इतना आप ट्रस्ट करते थे कि अब जो सीन निकल करके आएगा वो यहाँ से निकल के आएगा, क्योंकि आपको लाइंस, अदरवाइज आप डिपेंडेंट हो जाते हैं लाइंस पर, कि मुझे ये लाइन बोलनी है, कहीं मैं भूल नहीं जाऊं। उस तरीके की, उस सब को खत्म करने के लिए उनको मालूम थी क्या हुआ क्या है ना सीन में, आपको पता है ना, वो सीन बना चैनल को कराना है। हाँ तो तू क्या बोलेगा फिर, हाँ तो बोल ना फिर, तो बोल, हाँ तो और तू क्या बोलेगी, हाँ तो सही तो बोल रही, तो बोल ना फिर। तो वो ऐसे करके सीन को बड़ा कर लेते। तो कुछ तरीके के भी लोग थे। अभी क्या हो रहा है, अभी एक बहुत बड़ा फर्क जो आ रहा है, एक तो क्या है कि हिंदी फिल्में अभी कोविड के बाद से या और भी कोई रीजन्स हैं, पॉलिटिकल रीजन्स, जिनको कि मैं मेंशन नहीं करना चाहता, फिल्मों को बहुत सारा नुकसान हो रहा है, बहुत सारी फिल्मों को नुकसान हो रहा है। कोविड के बाद से लोगों को भी डर था कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, उस तरीके की भीड़ भाड़ भी रही, से बचने की भी कोशिश होगी। इसीलिए अचानक एक OTT बड़ा हो गया। OTT जो है देखा जाए तो एक तरीके से कोविड की देन है। कोविड के दौरान एक अचानक OTT निकल करके आया। अब क्या है, OTT पे बहुत अच्छा काम हो सकता है जी, और ऐसा भी नहीं है, हो रहा है, वो भी है जी। क्या ये कहना भी सही है सर कि डायरेक्टर्स और स्पेसिफिकली स्टूडियोज और प्रोड्यूसर स्मार्ट हो गए हैं? उन्हें लगता है कि अब थिएटर्स में इतना कमाई नहीं है, तो वो सारा अपना दिमाग और अपना कंसंट्रेशन OTTs पर लगा रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। मसलन नीरज पांडे ने भी OTT पर रुख किया है। देखो, OTT पे फायदा तो है, फायदा ये है, एक OTT 6 फिल्मों के बराबर है ना, या 3 फिल्मों के बराबर है ना, एक आपकी वेब सीरीज जी जी है ना, उसके बाद उसके सीजन्स भी हैं। तो आपको एक काम मिलने का मतलब है 3 सीजन, आपको 5-7 फिल्में मिल गई अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो। अदरवाइज आप 5-7 प्रोड्यूसर ढूंढोगे बार बार और उनके साथ मिलकर के काम करोगे। और चूंकि फिल्मों की गारंटी नहीं रही कि उनका अंत क्या होगा, OTT पे ये है कि आपको मालूम है स्पेसिफिकली कि भाई ये मेरा काम है, मुझे इतने पैसे मिलेंगे, इतने में मुझे ये काम करके देना है। अच्छा काम करूंगा तो एक अगला सीजन और मिलेगा काम करने के लिए। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एक्टिंग हर किसी को करनी, हर नौजवान को एक्टिंग से कुछ ज़्यादा प्रेम हो गया आजकल। और एक और कास्टिंग डायरेक्टर्स की बदौलत भी आजकल नॉन एक्टर्स भी आप देख रहे हैं फिल्मों में आ रहे हैं। तो आप क्या टिप देना चाहोगे एक पढ़े लिखे एक्टर को और एक नॉन एक्टर को? देखो, एक तो क्या, आप खूब पढ़ो, आप जितना पढ़ोगे वो ही आपकी डेप्थ को बढ़ाता है। आप खूब उपन्यास पढ़ो,
घटिया कहानी पढ़ो, अच्छी कहानी पढ़ो, घटिया उपन्यास पढ़ो। घटिया उपन्यास में भी तो एक कहानी होती है ना, बिल्कुल। ये तो आप बाद में डिसाइड करते हो अच्छी है, घटिया बुरी है। थी, घटिया उपन्यास था, लेकिन उसके करेक्टर्स तो होते ही ना, वो चाहे घटिया करेक्टर, लेकिन आपको ये करेक्टर तो करेक्टर ही है ना। अभी मुझे भी कोई घटिया करेक्टर करने को मिल सकता है जो देखने में घटिया लगे, लेकिन है तो अपने आप में करेक्टर ही ना, तो वो आप में एक समझ पैदा करता है। दूसरी बात, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू आपको पता होना चाहिए। मतलब हैपनिंग अराउंड यू का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लोगों को समझें, लोगों के बीच में अपनी समझ इतनी बढ़ाएं कि लोगों को समझें। अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मुझको ये पता होना चाहिए कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। मुझे थोड़े टाइम बाद तुम्हारी डेप्थ दिखनी चाहिए कि कितनी ये गहरा आदमी है, ये ऊपरी आदमी नहीं है, ये अच्छा आदमी है, इससे कितनी बात की जा सकती है, इससे कितनी बात नहीं की जा सकती। आपके रिलेशन से अच्छी हो, आपकी दोस्ती आपके पान वाले से भी हो, बिल्कुल आपकी दोस्ती आपके चाय वाले से भी हो, बिल्कुल सही। और आपकी दोस्ती एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर से भी हो। वो सर कहीं ना कहीं आपने एक चीज को कभी नजरअंदाज जीवन में नहीं किया, वो है परिस्थिति। आप मथुरा के हैं और आपने हम्बल बैकग्राउंड से हैं, फादर भी एक हम्बल प्रोफेशन में थे, और आपने इस चीज को कभी नजरअंदाज नहीं किया। तो अगर मैं ये सवाल पूछूं कि अपनी परिस्थिति के जानते हुए इंसान को ख्याली पुलाव पकाने चाहिए, सपने देखने चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन जो आपका, जैसे आप आज भी मुझसे कहें ना, मैं कहता हूँ आज मैं जो भी हूँ वो मथुरा की वजह से हूँ। उस अनुभव से और अनुभव होते चले गए, बढ़ते चले गए, और अनुभव बढ़ते चले गए। लेकिन आज भी अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं कहूँगा मैं सारी यादें, सारे कैरेक्टर्स, सारे अनुभव मथुरा से, वहाँ से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं जो कोई भी कैरेक्टर आता है उसमें कहीं ना कहीं वहीं का कोई एक आदमी या एक कैरेक्टर लिपटा हुआ होता है। आप जब भी परफॉर्म करते हैं आपको मालूम नहीं होता, आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, बहुत सारे लोग तो डायरेक्टली करते हैं, किसी की कॉपी कर रहे होते हैं जो कि आपको मालूम नहीं होता। सर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करते हैं कि ज़्यादातर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जो भाषा हिंदी है वो हमारे नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है, लेकिन कर्मभूमि महाराष्ट्र में। जैसे माननीय सीएम हमारे योगी आदित्यनाथ जी अब एक पहल कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नोएडा में एक फिल्म सिटी बनाई जाए, तो आपका क्या सोच है, कितनी दूर तक जाने वाली है ये सोच होंगी? डिफिकल्ट है यार, इतना उसके लिए बहुत बड़ा आपको इस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। यहाँ यूनियन है, यहाँ आप एक जूनियर आर्टिस्ट अगर आपके पास एक बार आता है, उससे कहा जाएगा कि 13 जनवरी को भी इसी कपड़ों में आना है, तो 13 जनवरी को उन्हीं कपड़ों में आएगा आपकी कंटिन्यूटी की वजह से। और नहीं आएगा तो यूनियन उसको निकाल देगी, यूनियन उस पर उसके खिलाफ एक एक्शन लेगी। उसकी रोजी रोटी है तो इसलिए वो उसको मानेगा, इसलिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने एक एग्जाम्पल दिए, इसी तरह की यहाँ पे हर किसी की हर किसी की एक यूनियन है कि आप उसको नहीं तोड़ सकते सर। अब ऐसा नहीं है कि आपके मन में आई तो आप आए और आपके मन में नहीं आई तो नहीं आए। आप ये हीरो वाला काम नहीं है कि आज नहीं आऊँगा 2 बजे आऊँगा, ये हीरो कह सकता है ना, लेकिन मेकअप वाले को तो अगर 9 बजे पहुँचना तो वो 9 बजे पहुँच जाएगा। माहौल जो और बन रहा है और वो है जनता का माइंड सेटअप। आप क्या समझते हैं, हमारी ऑडियंस भोली है या पढ़ी लिखी है या स्मार्ट है? कि बहुत सारी फिल्मों को लेकर जिस तरह कंट्रोवर्सीज होती है, बॉयकॉट हो रही है, या कुछ ना कुछ एक धारा है जो जिससे उसे मापा जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे, इकोनॉमिक्स पर कितना फर्क आता है एक फिल्म की? क्योंकि बहुत मेहनत के बाद एक फिल्म जिसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं, वो एक इंडस्ट्री की को नुकसान का मतलब है हजारों लोगों की रोजी रोटी का नुकसान। हमारी फिल्म इंडस्ट्री, मैं बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, अभी दिल्ली में भी बहुत काम होता है, बहुत सारी जगह पे काम होता है, लखनऊ में काम होता है। अगर दिल्ली में आप देखिए, अभी जब ये नहीं हुआ था कोरोना के टाइम पे, कैसी स्थितियाँ हुई थी लोगों की, हजारों लोगों का नुकसान है। वो होना नहीं चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए
तुम समझ सकते हो। सर, परिवार के आपकी नज़र में कितने मायने होते हैं, खासकर एक्टिंग के तरीके से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जाता है मुंबई एक्टर्स के लिए आज़ादी से रहने का लाइसेंस है, और परिवार से दूर रहते हैं और वो अपनी आज़ादी में जिस तरह वो रहते हैं खुश रहते हैं, और फिर कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है एक्टिंग छोड़कर किसी और राह पर वो निकल जाते हैं। और आजकल तो आलम ऐसा है, इतनी खबरें आती हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत चीज़ों के शिकार हो रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे सर इस बात पर? आजकल की कुछ बच्चे बहुत जल्दी वो 1-2 काम कर लेते हैं, उनको लगता है कि स्टार हो गए, और उनका बिहेवियर उस तरीके का हो जाता है जिसका उनको बहुत नुकसान होता है। बहुत जल्दी इमोशनल हो जाने वाला भी एक सिलसिला शुरू हो चुका है। इमोशनल इसलिए होते हैं कि उनको लगता है कि बहुत जल्दी वो रिएक्ट करने लगे हैं, उनको लगता है कि सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी मिलें, ऐसा नहीं होता। इसीलिए सारी घटनाएं हो रही हैं। एक मैच्योरिटी उनमें आनी चाहिए कि ऐसा नहीं होता है। आप आइए, काम करिए, अपने आप को बड़ा कीजिए, दूसरों को बड़ा दिखाइए मत, दूसरों को कहने दीजिए कि आप बड़े हो गए। परिवार है इसमें इम्पोर्टेंट सर उनके लिए? बहुत, हाँ, बिना परिवार के तो जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। उससे पता लगता है कि वो कितना निर्जीव आदमी है। जीवित रहने के लिए आपके पास आपका, अगर आप अपने फैमिली से अटैच्ड नहीं है तो बेकार है जिंदगी। वही तो आपको पुश देती है, वही आपसे कहती है बेटा अच्छा कर, बेटा बुरा कर। हम एक टाइम में अपने माँ बाप की बातों को बुरा मानते थे, यार पापा पिताजी हर बात में बोलते थे यार ये मत करो। उनकी अपनी समझ थी, बोलते थे। आज की तारीख में हम दूसरों बच्चों से बोलते हैं, उनको ये लगता है यार ये अंकल क्या बोल रहे हैं यार। हमारी अपनी समझ है, लेकिन जुड़े होना बहुत जरूरी, परिवार से तो जुड़ा होना बहुत ही है। और आप भी वीरू सर बहुत लोगों से जुड़े हुए इंडस्ट्री से, फॉर एग्जांपल अनुभव सिन्हा उनमें से एक है। अगर मैं बात करूं जो पिछला एक दशक है 2010 से 20 का, उसमें अनुभव सिन्हा जी की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। सोशली ड्रिवन चीज़ों पर उन्होंने फिल्में बनाई, उनको खूब नाम मिला। आप उनकी ग्रोथ के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत मेहनत दिया। मैंने अभी एक और फिल्म की थी, मैंने बहुत पहले की थी, कुछ मैंने एक बड़ा बेवकूफ़ी का था रोल किया था क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था जी। अभी मैं उसके साथ एक फिल्म करके आया भीड़, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है मैंने, लेकिन भीड़ के दौरान एक बहुत लंबे गैप के बाद मैंने अनुभव को देखा और अनुभव के काम को देखा। बहुत मेहनती और बहुत अच्छी सोच हो गई है, और वो अपने आप में पहले से एक बहुत अच्छा इंसान हो गया। मैंने उससे कहा तुम पहले से बहुत अच्छे इंसान हो गए, तो उसने मुझसे कहा आपको भी बुरा लगता है कि मैं पहले ख़राब आदमी था। मैंने ये नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि तुम पहले से बहुत अच्छे इंसान हो गए। इसका जो भी अर्थ तुम समझो, मैं तुमको दिखाऊंगा। उसने मुझे बहुत अच्छी चीज़ कह दी है, तुम चाहो तो उसको शूट करना है जी। एक फोटोग्राफ पे नीचे लिख के दिया, फ्रेम करके दिया है कि आप नहीं होते तो बम्बई कैसे पहुंचता। क्या बात है सर। और भी बहुत सारी बातों के लिए आपका शुक्रिया अनुभव से। बहुत खुशी महसूस होती होगी सर मुझे सब चीज। इतने दिनों में जो एक हल्की सी मेरे मन में एक ग्रज भी आई थी, इसको लेकर के भी ग्रज आई थी कि ये आदमी मुझसे दूर क्यों हो गया। एक मेरे बच्चे की तरह से 1.5 साल मेरे साथ रहा है, मेरे साथ क्या काम किया, दिल्ली में भी मेरे साथ रहा है। मेरी भी ऐसी सारे लोगों को, ज़्यादातर लोगों को जाना, दिल्ली में भी सब कुछ। लेकिन भीड़ करने के दौरान मुझे लगा कि नहीं, वो ग्रज मेरी खत्म हो गई। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, जरूर से मेरा ख्याल। ठीक है। तो सर शाहरुख खान साहब के साथ भी आपने काफी काम किया है, टेलीविजन किया है, फिल्म करिए कभी हाँ कभी ना। तो और शाहरुख के साथ तो शाहरुख को मुझे घर पर लेने आता था जी। अपने उसके सफेद रंग की मारुति वैन, उसमें कितनी बार मुझे लेने आया है वो, मैं और क्या नाम था उसका, दिव्या सेठ दिव्या जी। मेरे साथ जाती। जो मेरा सवाल आपसे यही है कि एक बहुत बड़े कलाकार हैं वो आज, और आपने उनका स्टारडम देखा है, और क्या कहना चाहोगे उनके सफर के बारे में, क्योंकि 2023 उनके लिए बहुत अहम होने वाला है। बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। अगर उसको कहीं लगता है कि कहीं वो फंस रहा है तो इमीडिएटली एक ऐसा ह्यूमर क्रिएट करेगा कि वो बात को गायब कर देगा। और बहुत मेहनत करता है, मतलब वो
शाहरुख की यही एक बहुत बड़ी क्वालिटी, बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात। और वो खाली नहीं बैठ सकता, वो कुछ ना कुछ। इतने बड़े स्टारडम पर होने के बाद भी मेहनती है वो। बहुत, आप कभी भी बात करेंगे वो ऐसा नहीं होगा घर पे बैठे हुआ आप सो रहे हैं, आपको ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा, पता नहीं कब सोता होगा। बहुत मेहनत करने वाला, बहुत। एक और सुपरस्टार के साथ आपने काम करा है, कार्तिक आर्यन, और आज 2022 में उनकी धूम रही है। और एक लौते फ्यू एक्टर्स में कहूंगा 2022 में रहे हैं जिनकी फिल्म ब्लॉकबस्टर रही है। आपको क्या लगता है उनका सक्सेस फॉर्मूला क्या रहा है इस इंडस्ट्री में? वही मेहनत वाली बात, मेहनत, और वो आज भी कर रहा है। वो भी लगा हुआ है। वो देखो, आपको किसी भी सूरत पे ये नहीं सोचना चाहिए कि आप एक बार बड़े हो गए तो आप जिंदगी भर बड़े रहोगे। बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्में फ्लॉप होती है, तो इसलिए आप उस बात को भी भूल जाइए। आपको हर बार अच्छा काम करना पड़ेगा और आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। फिल्म चले या न चले बात ही क्या लगे, लोगों को दिखनी चाहिए कि इनकी नीयत बहुत अच्छी थी यार, अच्छे दिल से काम किया। फिल्म नहीं चली, क्या है, बहुत सी कहानियां वर्कआउट नहीं हो। जैसे कि शाहरुख की जीरो जी, मतलब मैंने जब ये फिल्म लॉन्च हुई थी, मैंने किसी से कहा था कि फिल्म वर्क नहीं करेगी, शाहरुख को नहीं करनी चाहिए। तो किसी ने कहा कि आप शाहरुख को बोलो। मैंने कि यार मैं नहीं बोल सकता। क्यों बोलूँ? वो ही डूइंग फिल्म, वो करनी चाहिए। मैंने कहा लेकिन क्योंकि ऐसा काम हो चुका है और शाहरुख को जिस तरीके के कामों के लिए जाना जाता है, जी जी जी, उसको उनमें से ही थोड़ा सा फर्क करके आगे जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा फर्क होने जा रहा है, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शाहरुख खान का आपको सबसे बेस्ट किरदार अब तक इंडस्ट्री में ऐसा कौन सी फिल्म में लगा सर, जो आपके दिल के करीब है कि ये? वो फिल्म थी ना इसकी, लगान वाले डायरेक्टर की, स्वदेश। बहुत अच्छा लगा मुझे। रईस में भी अच्छा लगा, रईस में भी अच्छा लगा। मतलब बहुत ईमानदार एफर्ट्स थे, ईमानदारी के एफर्ट्स थे। कहाँ से आ रहे तू? गुजरात से। ये अपनी बकरी उठा और निकल ले गुजरात। चल चल निकल। अरे क्या हुआ भाई, हम भी यहाँ दुकान लगा लेंगे पीछे। ये समझ में नहीं आता तेरे को? भाई भाई ईद है, कुछ पैसे हम भी कमा लेंगे, दुआ लगेगी आपको। और स्वदेश बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आपको पता लगता है आप दिल से हो कहीं। अमेरिका में करते का हो बेटा? जी मैं नासा नाम के कंपनी में काम करता हूँ। कहाँ बनाती है कंपनी? हम सैटेलाइट बनाते हैं। वो कहाँ होता है? वो इस तरीके से बटा हुआ होता है कि 2 डांस हैं, एक ये है, एक फाइट है, एक ये है, एक ये, एक सीन माँ के साथ है, एक बहन के साथ है, 3 गर्लफ्रेंड के साथ है, और ये करके ऐसा करके एक हिस्सों में बटा हुआ एक फिल्म होती है, कमर्शियल फिल्म। लेकिन कुछ फिल्म ऐसी होती हैं जो कि उनमें एक आपकी एक इमोशनल यात्रा होती है, एक ट्रैवल होता है जिसमें आप ट्रैवल करते हैं और वो आपको उसी ट्रैवल में आप ऊपर भी जाते हो, नीचे भी आते हो, लेकिन वो उसको आप बरकरार रखते हो। तो वो अगर रहे तो अच्छा होता है। अगर आप देखिए बहुत सारे एक्टर्स विदाउट टेकिंग द नेम वो कोशिश करते हैं अपनी कमर्शियल फिल्मों में भी, आमिर करता है कि कैरेक्टर जितना पकड़ कर रखा जा सकता है उतना पकड़ करके रखा जाए। जैसे कि काफी सारी कोशिश सलमान साहब भी करते। अच्छा, सलमान खान करने लगे वो, जो ऐसा मुझे लगा कि वो करने लगे, जबकि उनको मालूम है बिकता उनका कुछ और है। दिखता उनका कुछ और है, लेकिन कम से कम उनमें ये वाली बात आई है कि नहीं, एक चीज है उसको बचा करके रखना है। जो कहानी की मेन लाइन है, जो मेन इमोशन है, उसको बचा करके रखना है, उस पर चलना है। आप चाहें तो इन दोनों की लाइनों को निकाल भी सकते हैं, आमिर की और सलमान साहब की, वो अपने प्रेस इंटरव्यू में। नहीं सर, जाने दीजिए, आप अच्छी बातें उन तक पहुंचा रहे हैं।
और उनके फैंस खुश होंगे जानकर कि आप भी उनके काम को पसंद करते हैं। हाँ, और लोग सब बड़े अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, बहुत अच्छे लोग हैं। जैसे कि सलमान साहब के साथ मैं तो एक ही फिल्म की है जिसमें कि मैं वो है राधे, जिसमें कि हमारा कोई भी सीन नहीं था, सब कट गया, हमको अच्छा भी हुआ क्योंकि पूरे नहीं हो पाएगा। लेकिन उससे पहले एक मेरी ओपिनियन थी उनके बारे में, जब उनके साथ वक्त गुजारा तो मुझे लगा कि तो बहुत अच्छे आदमी है। तो कैसे आपकी राय बदलती है? हम दूरी पे बैठे हुए लोगों के बारे में ओपिनियन बनाने लगते हैं, तो पता लगा ये नॉर्मल में राय हंसे खुशी, ये क्या आओ ये करो, ये खाओ, ये खाओ, ये पियो, कुछ भी बन रहा है उनके किचन में, कुछ भी बन रहा है उनकी बैंड में, वो आपको फर्स्ट दिया जाएगा, फर्स्ट खिलाया जाएगा। अरे अरे खिला के लाओ, अरे यार उनको उनका ब्रेकफास्ट भी ले जाओ, उनके वीरू जी के लिए ब्रेकफास्ट कौन करता है? जबकि हम तो बहुत डिस्टेंस रखते थे, बड़े एक्टर्स से थोड़ा सा डिस्टेंस रखनी चाहिए। पता नहीं कब कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये उनका प्यार है। यानी कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कुंदन की उसमें मैं गया था डेथ पे उसकी प्रेयर में, यानी को शाहरुख मेरे बाद में आके बैठा था, 2 सीट छोड़ के बैठा था मैं, अजय कार्तिक, उसकी सेक्रेटरी और शाहरुख। उसने नहीं देखा, जब मैं टॉयलेट करके आता शाहरुख ने देखा, वो इतनी दूरी से खड़ा हो गया सिर्फ इस बात के लिए कि मैं आया मुझसे गले मेरा। जब मैं मिला गले, मैं बैठ गया, तब लोगों का आना शुरू हुआ कि भैया ये किसी से मिल भी रहा है। ये एक प्यार था मेरे को, ना मुझे शाहरुख साहब से कुछ चाहिए, ना शाहरुख साहब को मुझसे कुछ चाहिए। उनका ये अफेक्शन है, उसने दिखाया कि अभियुदा मैं आपको प्यार करता हूँ, मैंने भी ये दिखाया यार मैं भी आंटी को बहुत प्यार करता हूँ। But even a lot of love and wherever Kundan Shah ji is one of the finest filmmakers हमारे इंडस्ट्री के, और शाहरुख खान की कभी हाँ कभी ना मुझे लगता है उनकी वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्मों में गिनी जानी चाहिए। ओवरऑल वो फिल्म बहुत जबरदस्त थी। वन ऑफ द ग्रेट डायरेक्टर्स हैं, भगवान उनकी आत्मा को खूब शांति प्रदान करे। सर ये सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि जो OTT और वेब सीरीज और ये जो सिनेमा आजकल यहाँ चल रहा है, आपको लगता है इन्होंने स्टारडम खत्म कर दिया है? सुपर स्टारडम अब रहा नहीं कोई एक्टर का, या आने वाले एक्टर्स में दे विल ओनली बी काउंटेड एज एक्टर्स? अब एक कुछ नहीं होगा, कुछ नए स्टार पैदा होंगे OTT के, वो OTT स्टार्स होंगे। जिनकी 3-3, 4-4 सीरीज आ गई, वो OTT स्टार्स के कहलाएंगे। दैट्स ऑल। लेकिन आप ये चाहें कि OTT की वजह से शाहरुख साहब ना रहे, नहीं होगा। ये अपन के जितने भी पुराने सीनियर एक्टर्स हैं, सलमान साहब, आमिर साहब, बलबीर सिंह, इनकी वैल्यू कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये रहेगी। एक नए OTT स्टार्स निकलेंगे। सर जाने से पहले आपसे जरूर पूछना चाहूँगा कि आपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे, पर्सनल भी प्रोफेशनल जिंदगी में भी। मथुरा से मुंबई तक का सफ़र भी तय किया और बखूबी तय किया। अगर आज आप पीछे मुड़कर देखते हैं अपने सफ़र को, तो किस तरह बयां करेंगे और आपकी रिदम ऑफ लाइफ क्या रही है इस सफ़र में? मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं अभी ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि नहीं, अपनी ज़िंदगी के दुख और सुख की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए कि मेरे पास ये हो तो मैं सुखी हूँ। जिस दिन वो हो जाए उस दिन अपने आप को सुखी मानिए, उससे और ज़्यादा हो जाए तो और सुखी मानिए, और ज़्यादा हो जाए और सुखी मानिए, लेकिन सुख की परिभाषा को ऊपर मत लेके जाइए, वो वहीं रखिए जहाँ वो हाँ, जिससे कि कभी आप नीचे भी हैं तो आपको लगे कि नहीं आप खुशी वाले अभी सुखी वाले दौर में ही हैं। तो नीचे आए तो लगे कि आप दुखी वाली बात हो गई यार कि हमने तो परिभाषा ये बनाई। वो अपनी परिभाषा होनी चाहिए। हम इस काबिल नहीं थे, मैं इस काबिल नहीं था, मेरे पास भगवान का दिया हुआ ऐसा है कि मुझे एक अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। मैं अपनी और आज भी अपने उस शहर को उतना ही पसंद करता हूँ। मतलब और खूबसूरत होता जा रहा है दिन पर दिन। खूबसूरत हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, जाकर दुख भी होता है, थोड़ा सा उस तरीके का माहौल नहीं रहा। हर किसी को ऐसा लगता है कि हमारे टाइम में हमारा शहर या हमारा कॉलेज बहुत अच्छा था और अब नहीं है। चीज़ें बदलती हैं, बदलती जाती होंगी। अभी कुछ टाइम बाद हम भी नए एक्टर्स से कहेंगे कि नहीं हमारे टाइम में इंडस्ट्री ऐसी चलती थी, आपके टाइम में ऐसी है, तो वो नहीं है। लेकिन
खुश रहना चाहिए, मैं खुश हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जो डिजर्व करता था उससे कहीं ज़्यादा। बात तो सही है सर। हमारे को भी बहुत मजा आया आपके साथ। और कैसा लगा सर आपको हमारी टीम के साथ इंटरेक्ट करते हुए? प्लेजर डाली। आप बताओ, आपको अच्छा लगा कि नहीं? सर जो फैंस आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, खुश रहो, मस्त रहो, खूब पढ़ो लिखो, खुश रहो, अच्छे काम को अप्रिशिएट करो। जिसके काम को अप्रिशिएट करो उसको अगर मौका लगे तो फ़ोन करके बताओ। जैसे मेरी एक आदत है, अगर किसी का कोई अच्छा काम दिखता हूँ, मैं ऐसे कितनी एक्टर्स को जानता हूँ जिनके कि मुझे नंबर नहीं मालूम, नाम नहीं मालूम, ढूंढता हूँ उनका नाम क्या है, नंबर क्या है, फ़ोन करके बोलता हूँ कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसलिए कि वही उनकी ताकत हो जाती है कि यार एक सीनियर एक्टर्स ने मेरी बारी में अपनी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ा मजा आया मुझे कर आपसे सर। बहुत ये याद रहेगा, बहुत एपिसोड्स हमने इस सीजन में भी करे हैं, बट इस एपिसोड की जो सच्चाई है वो हम लेकर जा रहे हैं, हम सारे लेकर जा रहे हैं। और यही हम आप तक को पहुंचाना चाहेंगे कि जो वीरेंद्र सक्सेना जी की सच्चाई है वो हम सबको सीखनी चाहिए, अपने काम में ढालनी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, और सबसे ज़रूरी है जीवन का संतुलन बनाए रखना चाहिए। आप इस संतुलन को बनाए रखें। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकर आएंगे एक नए फनकार की कहानी। और हमारे इस चैनल YMF को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। You must have seen the industry at its peak and at its lowest. At its peak में तो ऐसे लगता था कि even average films are doing great business, above average business, और above average फिल्म होती थी वो हिट हो जाती थी, हिट फिल्में होती थी मेरिट वाइज वो सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर बन जाती थी।